आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में एक प्रॉब्लम्स जो हमारी थी। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन है सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम विद ए डाटा क्लियर स्पैन था हमारा 4.2 मीटर। सुपर इम्पोज लोड गिवन है हमारे पास 6 किलोन्यूटन पर मीटर और हमने M20 और ग्रेड जो है कंक्रीट के लिए यूज करनी है और Fe415 स्टील के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ स्टेप्स। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप ने जाना जो हमारी अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस होती हैं वो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है जी, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस को हमने कैलकुलेट कर लिया था जो हमारा लास्ट लेक्चर था इस उसमें। ठीक है जी, तो हमारी अप्रोक्सीमेट डायमेंशन थी सबसे पहले हमने अप्रोक्सीमेट डायमेंशन जो थी हमारी विड्थ कितनी थी हमारी 300 mm और जो हमने कैलकुलेट की थी एज्यूम्ड ये डायमेंशंस हमने एज्यूम की थी स्टेप 1 में। और डेप्थ ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D 500 mm ये वैल्यू हमारी किसमें थी ओवरऑल डेप्थ की। और हमने इफेक्टिव डेप्थ भी निकाला था 460 क्योंकि इफेक्टिव कवर हमने माइनस किया था 40 mm। ठीक है जी, तो हमारे पास स्टेप 1 में हमने कुछ डायमेंशंस को देखा और स्टेप 2 में हमने जो हमारी इफेक्टिव स्पैन है उसको देखा। तो दो पैरामीटर्स थे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर सपोर्ट एंड जो हमारी इफेक्टिव स्पैन होगी वो इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। और दोनों में से जो वैल्यू कम रहेगी वो हमारे क्या होती है इफेक्टिव स्पैन होता है। और थर्ड जो हमारा स्टेप था उसमें हमने फैक्टर डिजाइन लोड देखा WU निकालना। ठीक है जी, तो फैक्टर W जो हमारा स्टेप नंबर 5 था, स्टेप नंबर 3 में हमने जाना था WU कैसे निकालते हैं, यानी कि फैक्टर्ड डिजाइन लोड। WU निकालने के लिए हमारे पास फैक्टर डिजाइन लोड निकालने के लिए जो हमारे पास सेल्फ वेट का होना जरूरी था, सेल्फ वेट हमने कैलकुलेट किया। और डेड लोड जब हमने निकाल लिया, सेल्फ वेट जब हमने निकाले और लाइव लोड हमें गिवन है उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने 1.5 से उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है फैक्टर्ड डिजाइन लोड की। ठीक है जी, तो WU की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 14,625 न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई थी स्टेप 3 में फैक्टर डिजाइन लोड की। और स्टेप 4 की ओर बढ़ते हैं हम। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, जो हमारा स्टेप 4 रहेगा उसमें हमने क्या करना है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना है। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं MU से। ठीक है जी, तो MU से हम डिनोट करते हैं फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट को। ठीक है जी, तो इसको अगर हमारे पास फैक्टर्ड डिजाइन लोड WU की वैल्यू आ गई है तो हम MU निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या हमारा जो रिलेशन रहेगा MU निकालने के लिए WU L²/8। ठीक है जी, यानी कि फैक्टर डिजाइन लोड इफेक्टिव स्पैन बाय 8। ठीक है जी, तो हमारे पास WU की वैल्यू कितनी आई थी 14,625 न्यूटन पर मीटर इनटू इफेक्टिव स्पैन कितनी थी, इफेक्टिव स्पैन हमारे पास कितनी आई थी 4.5 मीटर। ठीक है जी, 4.5 मीटर का स्क्वायर डिवाइड 8। ओके, तो MU हमारे पास कितना आ गया है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आया 37,019.53। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है न्यूटन मीटर। अगर हम mm में करना चाहें तो हम इनटू क्या कर देंगे 1000 कर देंगे तो हमारे पास किस में आएगी न्यूटन मीटर में आ जाएगी, mm में आ जाएगी। तो 37,019.53
इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा स्टेप, नेक्स्ट फर्दर स्टेप है, अगर हमने अब हमारे पास देखो डब्ल्यू की वैल्यू हमने निकाली, सबसे पहले स्टेप में हमने निकाला था उसके अप्रोक्सीमेट डायमेंशन को ज्यूम किया, उसके बाद हमने इफेक्टिव स्पैन निकाला, इफेक्टिव स्पैन निकालने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा फैक्टर्ड डिजाइन लोड है वो निकाला, डब्ल्यू की वैल्यू निकाली डेड लोड से और सुपर इम्पोज लोड से। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या निकाला है, डब्ल्यू निकल गया, उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाली। अब हम फैक्टर बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया तो हम यहाँ से MU और MU लिमिटेड का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हमारे पास MU जो है, MU से हम बैलेंस सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टेप नेक्स्ट रहेगा वो क्या है, स्टेप नंबर 5, चेक फॉर बैलेंस सेक्शन। ओके, जो हमारा ये डिजाइन कर रहे हैं हम बीम, तो ये बैलेंस सेक्शन है या नहीं है ये भी देख लेते हैं। ओके, स्टेप नंबर 5 है डिजाइन द बीम एज बैलेंस सेक्शन। स्टेप नंबर 5, डिजाइन द बीम एज ए बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है जी, तो एज ए बैलेंस सेक्शन हम इनको चेक करते हैं, कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। ओके, डिजाइन द बीम एज ए बैलेंस सेक्शन। तो सबसे पहले बैलेंस सेक्शन चेक करने के लिए तो हमारे पास क्या है, जो MU है, MU की जो वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल होती है बैलेंस सेक्शन में। अगर हम बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो बैलेंस सेक्शन के केस में हमारे पास MU इक्वल टू क्या रहता है, MU लिमिटेड। ठीक है जी, तो MU लिमिटेड और MU इक्वल टू रहेंगे किस केस में, बैलेंस सेक्शन अगर हमने बीम को डिजाइन करना है। ओके, तो MU लिमिटेड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास MU की वैल्यू कितनी आई थी और MU लिमिटेड हमारे पास निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेड दी हुई है 415 स्टील की ग्रेड दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास MU लिमिटेड निकाल सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ये रूल देख चुके हैं। ठीक है जी, तो अब MU की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्या रहेगी 37 या 19.53 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर। ये थी हमारी MU की वैल्यू, हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट की। MU लिमिटेड, तो MU लिमिटेड की वैल्यू जो रहती है Fe415 के लिए कितनी रहती है, 0.138 FC के BD²। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या रहेगी, MU लिमिटेड की वैल्यू फॉर Fe415। ठीक है जी, 0.138 FC के BD² फॉर Fe415 स्टील का ग्रेड जो हमें दिया ये दिया Fe415। अगर यहाँ पे 250 होता तो यहाँ पे अलग वैल्यू आती, अगर यहाँ पे 500 होता तो यहाँ पे अलग वैल्यू आती, तो ये यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर वो चेंज होता। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है हमने। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। FC की वैल्यू कितनी है, FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट M20 ग्रेड दी हुई है, तो ये कितनी होगी 20 न्यूटन पर mm²। B कितना है हमारे पास, B की वैल्यू कितनी है, width of the beam 300 mm। ठीक है जी, और D डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ कितनी थी 500 ओवरऑल थी, इसमें से 40 हमने इफेक्टिव कवर माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, इफेक्टिव डेप्थ की। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास 500 माइनस 40 करते हैं तो हमारे पास आता है 460 mm। तो ये किसकी वैल्यू है, इफेक्टिव डेप्थ की। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो MU लिमिटेड की वैल्यू जो है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, D की वैल्यू हम क्या B और D की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने अज्यूम D की वैल्यू अज्यूम की थी, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये हमारी 460 जो वैल्यू थी, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने
ये वैल्यू हमने m लिमिटेड रखा, तो यहाँ पे हम निकालना क्या है, ये d कैलकुलेट करनी है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम चेक लगाएंगे। ठीक है जी, तो कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास d की वैल्यू हमने जो पहले 460 की बात की है मैंने 460 mm, तो ये वैल्यू क्या थी, एज्यूम वैल्यू थी। फर्स्ट स्टेप में हमने ये क्या किया है, एज्यूम किया था इस वैल्यू को। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होती है एज्यूम्ड वैल्यू से, तो हमारा क्या है, जो प्रोसीजर है, जो हमारा बीम है वो सही है। तो ये बात हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू और एफसी की वैल्यू हम पुट करेंगे। ओनली पुट द वैल्यू एफसी एंड बी, यानी कि विड्थ ऑफ द बीम। तो ये दो वैल्यू हमने पुट कर देंगे, तो हमारे पास डी की वैल्यू आएगी। तो डी की कितनी वैल्यू आएगी, ये ध्यान दीजिए। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी हमारे पास 231 mm। ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके जब हम बैलेंस सेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो हमारे पास ये कितनी डी की वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड आई है। ये वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो आई थी डी की, ये क्या थी, एज्यूम्ड थी, एज्यूम्ड। तो यहाँ पे एक चेक लगा लेंगे हम, यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं जो साइज है सही है कि नहीं है। द वैल्यू ऑफ डी कैलकुलेटेड, द वैल्यू ऑफ डी कैलकुलेटेड 231 लेस देन है ना, ये देखिए हमारा जो वैल्यू ऑफ डी कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड लेस देन डी एज्यूम्ड है, डी एज्यूम्ड यानी कि 231 लेस देन है ना 460 mm से। तो ये जो ये हमारा क्या है, जो सेक्शन है, जो हमारा ये सेक्शन है 300 और 500 का जो साइड डायमेंशन है वो सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सही है। इफ द वैल्यू डी कैलकुलेटेड इज लेस देन द वैल्यू assumed in step 1, therefore assume the size of beam as a 300 mm into 500 mm। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, 300 mm और 500 mm को जिसका साइज का बीम ही लेके चलेंगे। अगर ये वैल्यू ना आती है ऐसी, अगर ये ग्रेटर देन हो जाती, तो हम क्या करते, कोई सेक्शन जो है बीम का वो अलग रीडिजाइन करते। ठीक है जी, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगर हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, डी की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली 231 mm। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 6 में हम जानेंगे जो बीम है हमारा, इसका एरिया क्या रहेगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। नेक्स्ट हमारा नंबर है स्टेप 6, कैलकुलेट द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, यानी कि हम AST की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखेंगे नंबर ऑफ बार्स हम कितने प्रोवाइड करें इस बीम में, जो इस सेक्शन का 300 × 500 से जो डायमेंशन का बीम लेके जा रहे हैं। तो इसका अगर हमें एरिया पता हो जाएगा, तो उससे हम क्या अंदाजा लगा सकेंगे, इसके नंबर ऑफ बार्स हम कितने प्रोवाइड करें। ठीक है जी, ये भी जान लेते हैं। तो हमारा AST के लिए क्या जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं, ये देखिए AST 0.36 FCK B into XU max डिवाइड बाय 0.87 FY। ठीक है जी, तो ये हम C = T करते हैं। ठीक है जी, कंप्रेशन जोन इक्वल टू टेंशन जोन रखेंगे तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास। ओके, तो हमारे पास FCK की वैल्यू है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रेड दी हुई है M20, B विड्थ ऑफ द बीम है, FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट, और XU max मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ रहती है वो कैसे निकालते हैं, वो डिपेंड करती है हमारी ग्रेड ऑफ हमारी स्टील के। ठीक है जी, तो ये ग्रेड पे डिपेंड करेगी। तो निकाल लेते हैं इस वैल्यू को, सबसे पहले XU max को निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो
FCK की वैल्यू हमें पता है, Fy की वैल्यू हमें पता है क्या है, FCK इक्वल टू क्या है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और हमारे पास Fy क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रिइंफोर्समेंट 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे B कितना है 300 mm। ओके, तो यहां से हम XU max हमारा अननोन रह गया, तो XU max भी निकाल लेंगे। XU max इक्वल टू, तो XU max निकालने के लिए ये हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो ग्रेड ऑफ स्टील हमारा कितना है 415 ग्रेड दी हुई है स्टील की, तो यहां से हम क्या कर लेंगे 0.48 इंटू डी। ठीक है जी, तो ये हम रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे 0.4148 इंटू डी। तो D कितना है हमारे पास यहाँ पे 460, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कितनी थी 460। ठीक है, तो यहां से हम XU max निकाल पाएंगे, कितना आ गया हमारे पास XU max 220.8 mm। तो ये सारी वैल्यू हम इस रिलेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे, ये वाली सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी AST की। तो AST एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील कितना आ गया ये देखिए, इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू जो आती है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील AST रिक्वायर्ड, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा AST रिक्वायर्ड का। द AST, द वैल्यू ऑफ AST रिक्वायर्ड, तो कितना आ गया है इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे इस रिलेशन में, तो हमारे पास AST की वैल्यू जो आएगी 1320.95 mm स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आया है, ये वैल्यू याद रखनी है हमने। AST रिक्वायर्ड, जो हमने अभी AST एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील निकाला है, ये रिक्वायर्ड एरिया इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे हम मैक्स चेक लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है इस वैल्यू को, जो हम डिजाइन के जो सेक्शन लेके चल रहे हैं बीम का, तो इसमें हमने रिक्वायर्ड, इतना रिक्वायरमेंट है, इतना एरिया होना चाहिए स्टील, इतना स्टील हमने प्रोवाइड करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है। अगर हम यहाँ पे एक चेक लगा लें मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए या मैक्सिमम कितना हमने टेंसाइल स्टील एरिया होना चाहिए, तो वो अगर पता चल गया तो हमारी जो वैल्यू उसके बीच में आती है, अगर 1320.95, तो हमारा क्या है जो एरिया स्टील है वो सही है। ठीक है जी, हमारा जो बीम है वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें रिइंफोर्समेंट जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है जी, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो हम चेक लगाएंगे, यहाँ एरिया ऑफ 1 बार निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बार्स भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे AST रिक्वायर्ड निकल गया, तो AST रिक्वायर्ड निकला। इसके बाद अगर हम इसमें क्या करना चाहें, नंबर ऑफ बार्स भी निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड करें यहाँ पे। ठीक है जी, तो जब हमारे पास एरिया आ गया तो नंबर ऑफ बार्स भी तो आनी चाहिए। ओके, तो एक बार का एरिया निकाल लेते हैं। अगर एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार, तो एक बार का अगर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है जी, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी यहाँ पे क्या है, जो हमारा डाया रहेगा बार का एक सरिये का, तो उसका जो डाया है वो एक सरिये का अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब 20, अगर हम इसको डिनोट करते हैं A5 से, एरिया ऑफ 1 बार को डिनोट करेंगे A5। ओके, याद रखना π/4 इंटू, अगर हम डाया जो है 20 का लेके चले, अगर हम 20 mm डाया का सरिया यूज करते हैं तो हमारे पास कितना एरिया आता है ये देखते हैं हम, इक्वल टू 314 mm स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, तो एक बार की। तो कितने बार यूज करें ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड एरिया है वो सेटिस्फाई। नंबर ऑफ
बार। तो नंबर ऑफ बार कितने आएंगे? अगर हम रिक्वायर्ड एरिया है तो एक बार का एरिया इतना है, तो कितने हम नंबर ऑफ बार्स हमने यूज कर आ सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ बार्स भी निकालना, नंबर ऑफ बार्स। तो ये बात बहुत बड़ी है, हमारे पास जरूरी है जानी, नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड, ठीक है जी, नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इक्वल टू AST एरिया रिक्वायर्ड बाय एरिया ऑफ वन बार। एक बार का एरिया कितना है, अगर टोटल बार के एरिया को अगर हम एक बार के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। तो AST हमारे पास कितना था, 1320.95 mm², और एक बार का कितना आया 314। तो कितने आए हमारे पास, नंबर ऑफ बार्स कितने हुए, तो नंबर ऑफ बार्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 4.2। तो अगर हमारे पास 4.2 4 से ज्यादा वैल्यू आती है तो यानी कि हम 5 नंबर ऑफ बार क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ बार कितने हैं, 5 बार यूज करेंगे, ठीक है जी। तो 5 बार यूज करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम 5 बार यूज करते हैं इस सेक्शन में, तो अगर हम प्रोवाइडेड, क्योंकि हम 5 बार तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो AST प्रोवाइडेड निकल जाएगा, क्योंकि एक जो सरिया है हमारा, एक जो हमारे पास जो बार है उसका कितना एरिया है, अगर 20 mm डाया का अगर हम बार यूज कर रहे हैं तो एक का तो 314 है, तो एरिया AST प्रोवाइडेड भी निकल जाएगा यहाँ से। AST प्रोवाइडेड जो कि हम प्रोवाइड करने वाले हैं, एक्चुअल में प्रोवाइड करने वाले हैं, कितना है, 5 नंबर ऑफ बार यूज करेंगे 20 के। एक बार का कितना है, 20 वाले का एरिया 314, ठीक है जी। तो यहाँ से AST प्रोवाइडेड निकल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1570 mm² आ गया हमारे पास, यहाँ से 1570 mm²। तो ये वैल्यू आई हमारे पास AST प्रोवाइडेड की, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने हैं वो कितने हैं, 5। तो इनका एरिया कितना है, 1570 mm², यानी कि AST रिक्वायर्ड कितना था 1320, और प्रोवाइड हम कर रहे हैं 1570, क्योंकि 5 नंबर ऑफ बार्स आ गए। अब इनको भी चेक करना पड़ेगा, 1570 प्रोवाइड कर रहे हैं जो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम रिइंफोर्समेंट को जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम जो मैक्सिमम और मिनिमम जो रिइंफोर्समेंट होगी वो कैसे होगी वो भी जान लेते हैं, ओके। तो उससे पहले एक बात और जान लें, यहाँ पे 1570 हमारे पास प्रोवाइडेड है, तो नंबर ऑफ बार्स हमने यहाँ पे कितने प्रोवाइड किए हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो 5 नंबर ऑफ बार्स हमने यूज किए हैं यहाँ पे। तो ये 20 डाया, इनका क्या है, डाया कितना है 20 mm। इनकी जो डिस्टेंस रहेगा वो भी हम देखेंगे, जो डिस्टेंस हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमने प्रोवाइड करना है वो कितना है, कितना होना चाहिए वो भी देखते हैं। स्टेप नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 में हम क्या जानेंगे, चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। चेक फॉर मिनिमम and maximum area of tensile steel, ठीक है जी। तो जो हमने प्रोवाइड किया तो वो एरिया जो है वो सही है कि नहीं है वो भी देख लेते हैं। तो मिनिमम टेंसाइल स्टील कितना है, मिनिमम टेंसाइल स्टील की बात करते हैं। मिनिमम टेंसाइल स्टील क्या रिलेशन रहेगा मिनिमम टेंसाइल स्टील निकालने के लिए, 0.85 B into D
डिवाइड बाय Fy। बी यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। तो यहां से बी और डी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, बी और डी की वैल्यू पुट करेंगे 300 mm, डी की 500 mm, Fy हमारे पास है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो आएगी पुट करके वो आएगी हमारे पास 307.23 mm स्क्वायर। ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। अगर इस तरह का हम सेक्शन यूज कर रहे हैं तो इसकी मिनिमम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितनी है, तो मैक्सिमम की बात कर लेते हैं भाई। मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, ओके, तो मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितनी होती है, 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया बीम टू डी। 4% हम इसका एरिया जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो 4% प्रोवाइड कर लेते हैं। 0.4 इंटू बी कितना है 300, 500 इज इक्वल टू 6000 mm स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू आई है हमारे पास, मिनिमम और मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम हमारा 6000 है और मिनिमम है। तो मिनिमम और मैक्सिमम देखिए, यहाँ पे मिनिमम रिइंफोर्समेंट हम इतनी कर सकते हैं इतना एरिया में, और मैक्सिमम हमारी 6000 mm स्क्वायर में कर सकते हैं। तो हमारे पास AST प्रोवाइडेड कितना आया था, AST प्रोवाइडेड 1570। AST प्रोवाइडेड हमारा कितना था 1570 mm स्क्वायर, ठीक है जी। AST प्रोवाइडेड था हमारे पास 1570 था, 1570.8 mm स्क्वायर आया था, ठीक है जी। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू जो है इनके बीच की वैल्यू है, तो हेंस इट इज ओके, हेंस इट इज ओके। ये बीम जो है लाई कर रहा है, जो हमारा AST प्रोवाइडेड है वो लाई कर रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया, टेंसाइल एरिया, हेंस इट इज ओके, ठीक है जी। तो ये सही है, इसका मतलब ये प्रूव्ड है, ओके। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप। जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे, जो साइड डिस्टेंस रहेगा वो हम कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।